डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं हर रोज़ की तरह सुबह उठा था, आंखों को मल रहा था और मैं अपने दाएं हाथ को दीवार पर ले जाता हूं। हर रोज़ वहां पर बटन दबाता हूं क्योंकि मेरे कमरे में काफ़ी अंधेरा होता है। मैं बिल्कुल लाइट नहीं जलाता, पूरी तरह से अंधेरे में सोता हूं। आज फिर से मैं अपना हाथ दीवार की तरफ ले जा रहा था, लेकिन दीवार को मेरा हाथ टच नहीं कर रहा था। मैं बटन दबाना चाहता था। मैं रोशनी में आंखें खोलता हूं, लेकिन मेरे हाथ में वो बटन आ ही नहीं रहा था। मैं थोड़ा और इस तरफ हुआ। मैं अपने बेड से एक पैर नीचे रख चुका था, फिर भी दीवार आई ही नहीं थी, बटन मिल नहीं रहा था। फिर मैं सोचने लगा कहीं मैं उल्टा तो नहीं सो गया था, शायद वो दीवार दूसरी तरफ हो। मुझे अब आंखें खोलनी ही होगी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं पूरी तरह से अंधेरे में सोता हूँ, पर्दे लगाकर। यहाँ इतनी रोशनी ज़रूर थी कि सब कुछ दिख पा रहा था, और एक ही झटके में मेरी आंखों के सामने जो आया, मैं हैरान था। ये मेरा कमरा नहीं था। फिर आंखें मलते मलते मैं झांकने लगा। ये कहाँ पर आ गया मैं? क्या मैं अपने घर में ही हूँ या किसी और के घर में आया हुआ हूँ? मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा था। अमूमन जब भी मैं शराब पीता हूँ, अगले दिन मुझे हैंगओवर हो ही जाता है। दोस्तों के साथ हर शाम पार्टी करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कल भी मैंने शराब पी थी, लेकिन उसके बाद क्या मैं अपने घर आ गया था या नहीं, मैं याद करने लगा था। और सुबह सुबह आपका दिमाग भी ज़्यादा काम नहीं करता। लेकिन ये जितनी भी दीवारें थी ना, ये बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें थी, काफ़ी गंदी सी लग रही थी। मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है जो ऐसे गंदे से घर में रहता हो। मैं बस दिमाग पर जोर डालता जा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं हड़बड़ी दिखाना नहीं चाहता था। फिर मैं जितना सोचता गया मुझे याद आता ही गया। शाम के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ था। हमने शराब की 2 बोतलें खोली थी। हम 6 लोग थे। सब ने कई सारे पैग लगाए थे, साथ में चिकन भी खाया था। उसके बाद मैं गाड़ी चलाकर घर आना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त मना कर रहे थे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन वकीलों के लिए नियम कम ही होते हैं। मैं पेशे से एक लॉयर हूँ, इसीलिए मुझे लगा पुलिस वाले मुझे रोकने वाले नहीं। हमारा ही तो शहर है और रात के वक्त कोई भी सड़क पर नहीं चलता है। मैं गाड़ी चलाकर सीधा घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में मुझे तलब सी लगी थी सिगरेट पीने की। वहाँ तक मुझे याद है। फिर मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला था। मुझे बाथरूम भी आया हुआ था और घर पहुंचने में 15 मिनट और लगने वाले थे। मैं एक खाली सी जगह पर था और मुझे लगा वहां मुझे बाथरूम करना चाहिए। यहां तक भी मुझे याद है। उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, सामने मुझे एक अजीब सा आदमी नजर आया था। मुंह पर उसने सर्जिकल मास्क पहना हुआ था। जब मैं वहां बाथरूम कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। वो बिल्कुल मेरे सामने था। उस कीचड़ के बीच से सर निकालकर मेरी तरफ देख रहा था और उसके बाद मैं पीछे गिरा था। शायद मेरा सर मेरी गाड़ी से टकराया होगा और उसके बाद वो कीचड़ से बाहर आया था। हमें हाथापाई हुई थी। हाँ, मुझे याद है, हमें हाथापाई हुई थी। वो मेरे ऊपर आकर बैठ गया था और शायद उसने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा था। हाँ, उसने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा था। इसका मतलब मैं यहाँ पर खुद नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर लाया गया है। मैं चारों तरफ झांकने लगा था और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज। जब मुझे याद आ गया ना मेरे साथ क्या क्या हुआ था, इसीलिए मैं डरना शुरू हो गया था। ये सर पर जो दर्द हो रहा है, ये हैंगओवर के कारण नहीं हुआ है। मेरे सर पर चोट लगी थी, शायद उसने मारा भी होगा। मेरे मुंह पर कपड़ा रखा गया था मुझे बेहोशी की दवा सूंघाने के लिए, और बेहोश करके मुझे यहाँ पर लाया गया है। मैं तेजी से भागने लगा, जल्दी से कोई दरवाज़ा ढूंढना चाहता था। वो सामने वाली पत्थर की जो दीवार थी ना,
वहां पर एक मोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था ये लोहे का दरवाज़ा हो। जैसे ही उस दरवाजे पर हाथ लगाया था मैंने, ज़रा भी आवाज़ नहीं आई थी। ये इस बात के सबूत थे कि ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मोटा है। मैं खींचकर उसे खोल नहीं पा रहा था। धक्का देने की कोशिश की तब भी वो नहीं खुला। उसके बाद मैं देखने लगा यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता तो होगा ना। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही दरवाज़ा हो, मुझे और दरवाज़ा ढूंढना होगा। फिर मैं एक तरफ गया, मुझे लकड़ी का दरवाज़ा दिखा। पतला सा दरवाज़ा था। मैंने जल्दी से धक्का दिया, वो दरवाज़ा खुल गया। ये बाथरूम था। यहाँ नीचे बाथरूम भी बना हुआ था। टॉयलेट पेपर पड़ा था, वहाँ पर तौलिया पड़ा हुआ था, साबुन पड़ा हुआ था। साफ सुथरा बाथरूम था, लेकिन बाहर जाने का कोई वहाँ से रास्ता नहीं था। मैं वहाँ कोई खिड़की देखना चाहता था, लेकिन यहाँ 2 कमरे थे और दोनों कमरों में कोई खिड़की नहीं। ये कमरे भी ऐसे थे, यहाँ पर सिर्फ पीछे दीवार थी और बीच में एक दीवार बनाई गई थी। कहने के लिए 2 कमरे थे, लेकिन कहें तो पूरा का पूरा ये एक बड़ा हॉल था। इस तरह मैं कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कोई खिड़की दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करता ही रहता। मुझे कोई खिड़की नहीं दिखी थी। यहाँ से बाहर निकलने के लिए शायद एक ही दरवाज़ा था, वो मोटा लोहे का दरवाज़ा। बस फिर मैं छत की तरफ देखने लगा, नीचे ज़मीन की तरफ देखने लगा। ज़मीन पर कोई फर्श नहीं था, मिट्टी ही मिट्टी थी। ज़रा से हाथ से मैंने खोदने की भी कोशिश की, ये मिट्टी थी, फर्श देखा ही नहीं। एक तरफ बेड लगाया हुआ था, उस बेड के ऊपर सफ़ेद रंग की चादर चढ़ी हुई थी। मैं उस बेड पर बैठ गया। घबराहट सी होने लगी थी मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे किडनैप किया है और यकीनन वो कुछ ना कुछ तो चाहता होगा। फिर मैं बस अपने शरीर को संभाल रहा था और इधर उधर झांकता जा रहा था। दिमाग काम नहीं करता। यकीनन मैं ऐसी फिल्में देखना पसंद करता हूँ जहाँ पर कोई चोर चोरी करता है, कैसे बचता है। मैं खुद को काफ़ी दिमाग वाला मानता हूँ, लेकिन जब हालात आपके खिलाफ हों, आपका दिमाग काम नहीं करता। यहाँ भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। कुछ देर खुद को संभालने के बाद मैं भागा उस दरवाजे की ओर। जल्दी से ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगा था। हेलो, कोई बाहर है? कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है? मैं चीख कर किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कोई ना कोई तो होगा ना, मेरी आवाज़ सुनेगा। अगर मुझे यहाँ पर कैद किया गया है तो ये कोई घर होना चाहिए। कैसा पत्थर वाला घर है? हमारे शहर में ऐसा कोई घर है जो ऐसा बड़े बड़े पत्थरों का बना हुआ हो? सोचने की कोशिश करता जा रहा था मैं। मुझे अपने दिमाग पर भरोसा था। जितना चीखूंगा कोई ना कोई आसपास सुन लेगा ना, पुलिस को बुलाएगा। उसके बाद मेरे बचने के चांस बढ़ सकते हैं। मैं चीखता रहा था। मेरा गला बैठ गया था। 2 घंटे तक मैंने हर कोशिश कर ली। मैंने जायज़ा ले लिया था इस बड़े से कमरे का, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता मेरी समझ में नहीं आया। जब मैं उस बेड पर बैठा हुआ था, सामने से दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से चाबी लगाई हो। मैं बस दीवार से सट गया था। बेड के ऊपर ही था, लेकिन दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़। ये वो होगा जिसने मुझे यहाँ पर कैद किया हुआ है। वो दरवाज़ा खुला और मुझे अब अंदाज़ा लगा उस दरवाजे की मोटाई का। लगभग 2 फुट मोटा लोहे का दरवाज़ा था, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जैसे ही वो पूरा दरवाज़ा खुल गया, सामने एक आदमी खड़ा था। इस आदमी का कद 6 फुट होगा। मुंह पर उसने लाल रंग का डरावना सा मास्क पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था ये चमड़े का मास्क हो। उसके अंदर से उसकी सफ़ेद सफ़ेद आंखें नज़र आ रही थी और ये मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। उसने जो अपने शरीर पर कपड़े पहने हुए थे वो काफ़ी गंदे से काले रंग के कपड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खादान में काम करता हो या किसी फैक्ट्री में काम करता हो। उसके सारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ देखता जा रहा था, उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, मैं और ज़्यादा डरता जा रहा था। उसके हाथ में एक प्लेट थी। उस प्लेट पर 2 रोटियां रखी हुई थीं, कुछ सब्ज़ी थी।
वो प्लेट को लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो बेड के करीब आया उसने वो प्लेट बेड के ऊपर रख दी और उंगली से मुझे इशारा किया उसे खाने के लिए। मैं डरा हुआ बस अपने गले से ज़रा सी आवाज़ निकाल पाया था, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? मैं डरा हुआ उसे बोला था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगली सीधी थी उस प्लेट की तरफ। फिर वो अपने कदम पीछे हटाने लगा। पीछे हटाता हुआ अपनी नज़रें मुझ पर गड़ाए हुए पीछे की तरफ चलता चलता वो दरवाजे के पास जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बचने का रास्ता मुझसे दूर जा रहा हो। मैं अपने गले को संभाल कर ज़रा ज़ोर से बोला था, देखो तुम्हें कोई गलती हुई है, देखो मुझे यहाँ किडनैप क्यों किया गया है, मुझे मेरी गलती तो बताओ। वो आदमी चलता चलता पीछे गया। उसने दरवाज़ा बंद किया। चाबी घूमने की आवाज़ आई और फिर बाहर से ज़रा सी चलने की आवाज़ आई। शायद वो दरवाजे से अब दूर जा चुका था। मैं भागता हुआ दरवाजे के पास गया, दरवाजे पर हाथ मारने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये मैं कहता रहा था, लेकिन उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो जा चुका था। मैं अब वहीं पर बैठकर रोने लगा था। आखिर मैं कर क्या सकता था। फिर मैं लगभग 15 मिनट तक रोता रहा था। मुझे भूख लग चुकी थी और मैं चलता हुआ उस प्लेट की तरफ आया और मैं उस रोटी को, उस सब्जी को देख रहा था। कहीं उसमें जहर तो नहीं, कहीं मुझे तड़पाकर मारने की कोई तरकीब तो नहीं लगाई गई। फिर मैंने सोचा अगर मुझे मारना होता तो जब मैं बेहोश था मेरे मुंह में जहर डाल देते, तभी मैं मर सकता था। इस तरह से मुझे मारने की ज़रूरत नहीं होगी। शायद वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सोचकर मैं उस खाने को खाने लगा था। धीरे धीरे मैंने वो रोटियां भी खाई, वो सब्जी भी खाई। फिर मैं देख रहा था कहीं गले में कोई जलन तो नहीं हो रही। जलन नहीं हुई थी। साधारण सब्जी थी, साधारण रोटी थी। ये जो भी है मुझे खाना भी दे रहा है। इसका मतलब है ये मुझे मारना नहीं चाहता, मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। हो सकता है ये मेरे घर वालों से फिरौती मांगने वाला हो। मेरे पिता भी एक वकील हैं, जैसे मैं एक वकील हूँ। शायद मेरे पिता से ये पैसे मांगेगा। इसे पता होगा हम कितने अमीर हैं, हमारे पास 3 घर हैं, इसीलिए मुझे किडनैप किया है और मेरे घर वालों से पैसे मांगे जा रहे होंगे। मेरे पिता मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यकीनन वो पैसे देंगे। कितने मांगेंगे? 1 करोड़, 2 करोड़ मेरे पिता दे देंगे। वो मुझे इस तरह से कैद नहीं देख सकते। मुझे आज़ादी दिलवाने के लिए वो हर कोशिश करेंगे और मुझे ढूंढने के लिए जान पहचान वाले जितने पुलिस वाले हैं वो बाहर लगे हुए होंगे। 11 बजे के करीब मुझे पेट में दर्द होने लगा था। शायद गैस बन रही थी। मुझे लगा मुझे बाथरूम में जाना चाहिए। मैं बाथरूम में गया था, पेट साफ करके आया था। वहाँ काफ़ी सफाई थी, ज़रा भी बदबू नहीं थी और वहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था। वो एग्जॉस्ट फैन एक दाईं तरफ वाली दीवार में लगा हुआ और वहाँ एक छोटी सी पाइप थी। मैं उस पाइप में हाथ डालकर ये देख रहा था, क्या ये सच में छोटी पाइप है या बड़ा रास्ता है? क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ? मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं, पाइप बहुत ज़्यादा छोटी थी। फिर से मैं निराश हो गया था, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचे जा रहा था कि मौत का डर अब मुझे ख़त्म हो गया है। अब मुझे ये पता है कि मैं ज़िंदा तो रहूँगा, लेकिन कब तक? हो सकता है समय आने पर ये मुझे मारने की कोशिश करे। उससे पहले मुझे यहाँ से बाहर भागना होगा। सोचो सोचो अभिषेक, सोचो कैसे भागा जा सकता है। मैं खुद से बात कर रहा था। अब समय बीतता जा रहा था और दोपहर के 2 बजे तक मैं बेड पर बैठा रहा, अपने सर को पकड़े हुए। दिमाग में कोई ख्याल आ ही नहीं रहा था। कैसे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा था। 2 बजे फिर से किसी के चलने की आवाज़ आई और मैं फिर से दीवार से सट गया। चाबी लगाई थी फिर से किसी ने दरवाजे पर, और जैसे ही दरवाजे को खोला वही आदमी सामने खड़ा था। एक प्लेट में कई रोटियां, सब्जी और हाथ में एक गिलास पानी का। चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और उसका मास्क डरावना था। वो खुद को डरावना दिखाना चाहता था। उसका शरीर भी थोड़ा तगड़ा था, लेकिन उसने कपड़े वही पहने हुए थे। उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी।
जैसे ही मेरे करीब आया उसने वो खाने वाली प्लेट सामने बेड पर रख दी, ग्लास नीचे रख दिया और मेरी पहले वाली प्लेट जो एक तरफ पड़ी थी उसे उठाया और बाहर की तरफ उल्टे कदमों से चलकर जाने लगा। और वहीं पर मैं जल्दी से खड़ा हो गया और उसे कहने लगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मुझसे बात तो करो। देखो मुझे कैद क्यों किया गया है, सवाल का जवाब दो। देखो मैं भागने की कोशिश नहीं करूँगा, तुमसे कोई जिद नहीं करूँगा, बस मुझसे कुछ बात तो करो ना। मैं जानना चाहता हूँ आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे बताओ। उसने जवाब नहीं दिया, वो उल्टे कदमों से पीछे की तरफ ही जा रहा था। मुझे गुस्सा आने लगा, उससे बात तो करनी होगी, कुछ ना कुछ उगलवाना होगा जिससे मुझे फ़ायदा हो। ऐसे तो यहाँ पर मैं कैद रहूँगा, जब भी वो मुझे मारना चाहे मार सकेगा। मुझे कुछ करना होगा, उससे बात करनी होगी, उसके दिमाग को बदलना होगा। मैंने आपको बताया नहीं कि मैं पेशे से एक लॉयर हूँ, यानी कि वकील। मेरा नाम है अभिषेक और मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, यानी कि ऐसे केस में लड़ता हूँ जहाँ पर क्रिमिनल बुरी तरह से फंसे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें बेगुनाह साबित करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? कुछ ऐसे बेगुनाह होते हैं जो गलती से केस में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे गुनहगार होते हैं जो केस में फंसे होते हैं। मैं हर किसी को बचाने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे फीस देता है मैं उसे बचा लेता हूँ। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैनिपुलेशन की, यानी कि सोच को बदलना। शब्दों को बदलकर आप लोगों की सोच बदल सकते हैं। जज साहब के सामने ऐसे सबूत पेश करना जिससे केस को भटकाया जा सके, सोच को बदला जा सके। मैं किसी भी गुनहगार के मुंह से सच उगलवा सकता हूँ, मेरा यकीन कीजिए। यहाँ ये आदमी भी बोलना नहीं चाहता था और इसके मुंह से भी मुझे उगलवाना था, इसीलिए मैंने लात मारी उस प्लेट को। सारी रोटियां सब्जी नीचे गिर गई थी, वो कटोरी भी नीचे थी और मैंने पैर मारकर वो पानी का गिलास भी नीचे गिरा दिया। अब ज़रूर वो गुस्सा करेगा और जब वो गुस्सा करेगा यकीनन मुझे कुछ कहेगा, गाली देगा। वो पीछे नहीं जा रहा था, रुक चुका था, एक जगह पर खड़ा हो गया था और मुझे लगा अब ये कुछ बोलेगा। वो आगे की तरफ बढ़ने लगा और मुझे घबराहट सी हो रही थी। तब मेरी नज़र उसकी कमर पर गई थी। उसके कमर में एक मयान सी थी। उसने वहाँ तलवार नहीं बल्कि लंबा चाकू रखा हुआ था। नीचे से उसकी तेज़ धार साफ दिख रही थी और इस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया, मेरे हाथ पाँव फूल गए थे। मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैं पीछे दीवार से सट गया और हाथ आगे करके उससे माफ़ी मांगने लगा। देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुझसे बात करना चाहता था। वो मेरे करीब आया और नीचे झुककर उसने वो प्लेट उठाई, कटोरी उठाई, वो ग्लास उठाया। सब्जी रोटी वहाँ पर गिरी पड़ी थी और वो प्लेट लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। मेरी ज़बान सूख गई थी। मुझे लगा अब वो मुझे मार देगा, लेकिन वो प्लेट और कटोरी उठाकर पीछे गया, दरवाज़ा बंद किया, चाबी लगाई और वहाँ से चला गया। मैं शाम तक इसी तरह से बैठा रहा था, सोचता जा रहा था करूँ तो करूँ क्या। उससे बात उगलवानी पड़ेगी, लेकिन कैसे। नीचे पड़ी थी वो रोटियां। मैं गंदी रोटी कभी नहीं खाता, मैं इतना गरीब नहीं हूँ जो नीचे गिरी हुई रोटी खा लूँ। इसीलिए वो रोटियां मैंने एक तरफ डस्टबिन में डाल दी थी। वहाँ और गंदगी डालने के लिए सामान तो था नहीं, जो भी यहाँ पर मैं फेंकना चाहता उस डस्टबिन में डाल सकता था, तो रोटियां भी डाल दी। शाम तक मैं इंतज़ार करता रहा। रात को 8 बजे वो आदमी फिर से रोटी और सब्ज़ी लेकर आया और उसके बाद प्लेट रख कर चला गया। फिर से मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, उससे बात नहीं की, लेकिन मुझे अब लगा उसे किसी न किसी तरह बहकाना होगा। मैंने क्या किया, डस्टबिन से वो रोटियां निकाली और ज़मीन पर फेंक दी। जो प्लेट वो लेकर आया था वो रोटियां भी मैंने नीचे गिरा दी, सब्ज़ी भी मैंने नीचे गिरा दी। वहाँ पर मैंने गंदगी डाल दी थी। अब जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आएगा ना, ये गंदगी देखेगा, खुद समझ जाएगा कि मैं तो खाना खाने वाला नहीं। अगर मैं खाना खाऊंगा नहीं तो मैं मर सकता हूँ। उसके बाद उसे कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। इमोशनल ब्लैकमेल करूँगा उसे। उसने मुझे कैद किया है, मारा नहीं, उसे मेरी ज़रूरत है। अगली सुबह फिर से वो आया था, प्लेट लेकर, खाना लेकर। अब उस प्लेट में सैंडविच रखे हुए थे। जैसे ही वो इस तरफ बढ़ने लगा, उसका ध्यान नीचे पड़ी उन रोटियों पर पड़ा।
मैंने ना दोपहर को खाना खाया था ना रात को खाना खाया था। जैसे ही उसने प्लेट उस बेड पर रखी, मैं उससे कहने लगा, ले जाओ इसे, मैं खाना खाने वाला नहीं। भले ही मैं मर जाऊं, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे। तुम इस प्लेट को ले जा सकती हो। मैंने उससे उगलवाने के लिए ये शब्द कहे थे और वो सच में उस प्लेट को लेकर पीछे की तरफ बढ़ने लगा। वो अब खाना यहाँ छोड़ना नहीं चाहता था, बस पीछे जाता गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और चाबी लगाकर वो यहाँ से चला गया। मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और मैंने बस कोशिश की उससे बात करने की। वो माना नहीं, बल्कि मेरी बात समझकर खुद ही खाना ले गया। अब मैं क्या करूं? मुझसे गलती तो नहीं हो गई? ना मैंने कल दोपहर खाना खाया था, ना रात को खाया, और ना अब मुझे सुबह खाना मिला था। मैं क्या करता? भूख के कारण मैं बिलबिलाता जा रहा था और उस बेड पर बैठे हुए अब समझ में भी नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। इंतज़ार करता रहा दोपहर का। भूख लगी हुई थी, दोपहर को तो खाना खाऊंगा। अब मैं उसे लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, उसके सामने बेचारा बनूंगा, बहुत ज़्यादा रोकर दिखाऊंगा, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। मैं दोपहर को 2 बजे तक इंतज़ार करता रहा था, खाना नहीं आया था। शाम तक खाना नहीं आया और मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, डरा हुआ। ये क्या, वो तो सच में खाना लेकर नहीं आया। मैंने तो उससे बात उगलवानी थी इसलिए कहा था, वो तो मेरी बात मान गया। क्या अब वो खाना लेकर नहीं आएगा? रात को भी वो खाना लेकर नहीं आया और मेरी बस हो चुकी थी। शरीर में जान नहीं बची थी, बहुत कमज़ोर सा महसूस कर रहा था। मैं पीने के लिए साफ़ पानी चाहता था लेकिन पानी मिला ही नहीं। प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। इसके बाद मैं बाथरूम में गया। वॉश बेसिन में जो हाथ धोने के लिए पानी आ रहा था वो पानी शुद्ध था। उस पानी से प्यास बुझाई थी मैंने और खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। वो बिखरी हुई रोटियां जो सूख चुकी थी, कल रात की रोटी जो सूख चुकी थी, अंत में मुझे उठाकर वही खानी पड़ी। मैं घर में कभी ऐसा नहीं करता। हमेशा घर में हमारे ज़्यादा रोटियां बनती हैं, ज़्यादा खाना बनता है। हम उस खाने को ज़्यादातर डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि अमीर होने का यही तो फ़ायदा है। आपके सामने 10 तरह के खाने बने होते हैं। जो खाना खाना चाहें आप वही खाएंगे। मैं हमेशा यही करता हूँ। मेरे पिता ने भी हमेशा से ऐसा किया और मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलता हूँ, यही करता हूँ। यहाँ ज़मीन से उठाकर रोटियाँ खानी पड़ रही थी। भूख का असली मतलब आज समझ में आया था। बचपन से आज तक कभी भी एक बार भी मैंने ऐसा दिन नहीं निकाला जब मैंने खाना ना खाया हो। बढ़िया से बढ़िया खाना खाया करता था। अब लगभग 2 दिन बिना खाना खाए मैं बुरी तरह से तड़प रहा था। बस उन रोटियों ने मेरा पेट भरा था। भले ही सूखी थी लेकिन स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा लगी थी। वो सब्ज़ी भी गिर चुकी थी। वो सब्ज़ी थी मिक्स वेज और मिक्स वेजिटेबल्स बिखरे पड़े थे। अंत में उसे भी उठा कर खाया था। मैं मिट्टी साफ कर कर के उन चीज़ों को खा रहा था। मुंह में मिट्टी भी आ रही थी लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। अगली सुबह 11 बजे तक मुझे नाश्ता भी नहीं मिला था और मैं रो रो कर दरवाजे को पीटने लगा। खाना दो, मुझे खाना तो दो, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, मुझे माफ़ कर दो। मैं खाना नहीं फेंकूंगा, मैं खाना खाऊंगा। मुझे खाना दो, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। मैंने ये कहा था और 15 मिनट बाद वो दरवाज़ा खुला। प्लेट लेकर वो आदमी मेरे सामने 2 सैंडविच रख कर चला गया। एक बड़ी सी पानी की बोतल भी यहाँ पर छोड़ कर गया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, माफ़ी मांगी। ना तो वो किसी बात का जवाब देता, ना वो अपनी कोई बात कहना चाहता। बस मुझे कैद किया गया था। वो खाना देता और चला जाता। उसके बाद उसने वो दरवाज़ा लगाया, वहाँ से वो चला गया। रोते रोते 11 बजे मैं वो सैंडविच खा रहा था और मैं नहीं चाहता था ये गलती मैं दोबारा करूं। ये पागल हैं, ये मुझे शायद ज़िंदा नहीं चाहते, बस मुझे सज़ा देना चाहते हैं। मैं अपनी सज़ा ज़्यादा भयानक नहीं करना चाहता। अब तक मेरे पिता इन्हें पैसे दे चुके होंगे। हो सकता है मुझे आज छोड़ दिया जाए। इतना ज़्यादा समय तो हो गया है। इन्होंने फिरौती मांगी होगी ना मेरे पिता से। मेरे पिता ने जल्दबाजी में फिरौती दे भी दी होगी, तो मुझे छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं रोता ही रहा था। उसके बाद रोया, मैं बहुत ज़्यादा रोया।
दोपहर का खाना जब वो लेकर आया, मैं उसके पांव पड़ गया, लेकिन वो कोई जवाब देना नहीं चाहता था। वो जवाब दिया ही नहीं करता था। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं करूं तो करूं क्या। 2 दिन फिर से ऐसा चलता रहा और मैं कठोर होता जा रहा था। अगर मुझे छुड़ाया जाना होता, अब तक छुड़ाया जा चुका होता। कोई भी शायद मुझे छुड़ा नहीं पा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहा है, और ये जिस तरह से खाना देकर जाता है, मुझे हमेशा के लिए यहाँ कैद रखना चाहता है। मुझे अब जानना होगा, मुझे बाहर जाने का रास्ता जानना होगा। क्या करूं? मैं उस दोपहर बस दीवार से सटकर हाथ मार रहा था, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो कच्ची हो, जिसे मैं तोड़ पाऊं। फिर मैंने ज़मीन में मिट्टी खोदना भी शुरू कर दिया। एक सुरंग बनाकर यहाँ से बाहर निकला जा सकता है ना। मैं हाथ से ही वो मिट्टी को खोदने की कोशिश करता, जो प्लेट होती उससे मिट्टी उखाड़ने की कोशिश करता, लेकिन 3 फुट नीचे जो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे उसे तोड़ा नहीं जा सकता था, और उन पत्थरों को निकालने में और ज़्यादा समय लगने लगा था। नीचे ढेर सारे पत्थर थे, वो निकालना नामुमकिन के समान था। उसके बाद मैं दीवारों में हाथ मार मार कर कोई जगह ढूंढता रहा, और बहुत समय हो गया। लगभग 20 दिन गुजर चुके थे। मैं उन्हीं गंदे कपड़ों में, मुझे नए कपड़े तक न दिए जाते, बस खाना दिया जाता, और 4 दीवारी में मैं पागल होने की कगार पर था। अब मैं खुद को कठोर करने लगा था कि अब मुझे उसका मुकाबला करना होगा। किसी न किसी तरह से तो मुझे उससे लड़ना होगा। क्या करूं? कैसे लड़ूं मैं उससे? क्या मैं उसके सर पर कुछ मारूं, कोई पत्थर जैसी चीज़? ये मेरे पास बस प्लेट है, इससे वो बेहोश नहीं होगा, और वो देखने में ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। अगर उसने मुझे पकड़ा और वो चाकू का इस्तेमाल किया तो वो मुझे मार भी सकता है। पहले और कोशिश कर लेता हूँ। मैं तब दीवार के पास गया और मैंने उस दरवाजे के पास एक छोटा सा छेद देखा। ये चाबी वाला छेद नहीं था, बल्कि उस मोटे दरवाजे में एक अजीब सा छेद था जिससे मैं बाहर देख सकता था। पहले मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि मैं इस दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश करूं। मैं बाकी रास्तों की तरफ देखता जा रहा था। मुझे लग रहा था इतने मोटे दरवाजे के साथ कुछ किया ही नहीं जा सकता। इस छेद से बाहर तो देखा जा सकता है ना। जब मैंने बाहर देखा था, बाहर एक कमरा था, उसमें काफ़ी पुरानी सी चीज़ें रखी हुई थी। सामने एक टेबल था, वहाँ 2-3 कुर्सियाँ पड़ी थी। सामने एक चाय की प्याली भी रखी हुई थी जिसके अंदर से कुछ निकल रहा था। शायद अभी रखी होगी वो प्याली, जिससे चींटियाँ बाहर आ रही होंगी। फिर मैंने उस आदमी को वहाँ इधर उधर घूमते हुए देखा। यकीनन वो यहाँ पर रहता है, मुझे किसी घर में कैद किया गया है। लेकिन शाम के वक्त मैंने वहाँ एक लड़की को देखा। 13 साल की वो लड़की थी। उसने गंदे से कपड़े पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था ये आदमी बहुत गरीब है, अपने बच्ची को भी बहुत गरीब तरह से रखता है। मैं अब इसे फंसा सकता हूँ। जब वो आदमी वहाँ पर नहीं था, काफ़ी समय मैंने देखा उस कुर्सी पर वो लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र 13 साल के करीब होगी। मैंने आवाज़ लगाई, देखो देखो बेटा मैं इधर हूँ। क्या तुम्हें पता है यहाँ पर मैं अंदर बंद हूँ? वो लड़की इधर उधर झांकने लगी थी। फिर वो देखना चाहती थी आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने कहा, ये मोटा दरवाज़ा, ये लोहे का मोटा दरवाज़ा, देखो इस तरफ देखो। तब वो इधर उधर झांकती हुई दरवाजे के करीब आई। मैं उसे कहने लगा, क्या तुम मेरी आवाज़ अच्छे से सुन सकती हो? उसने कहा, हाँ अंकल, मैं आपकी आवाज़ सुन सकती हूँ। मैंने कहा, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा फंस गया हूँ, क्या तुम इस दरवाजे को उस तरफ से खोल सकती हो? उसने खींचने की कोशिश की, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तब वो कहने लगी, देखिए अंकल, मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकती, शायद इसे लॉक किया गया है। मैंने कहा, लॉक किया गया है? हाँ लॉक किया होगा ना, तुम्हारे पापा ने लॉक किया होगा। तो तुम्हारे पापा के पास चाबी भी होगी, यहाँ आसपास चाबी पड़ी होगी, क्या तुम चाबी ढूंढ सकती हो? वो घबरा गई और पीछे हट कर कहने लगी, चाबी पापा के पास होती है, पापा चाबी किसी को नहीं देते, मुझे भी नहीं देंगे। अगर मैंने चाबी लेने की कोशिश की वो मुझे आपके साथ बंद कर देंगे। तब मैंने उसे कहा, नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ना लुका छिपी खेल रहे हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम ऐसा करना, जब पापा सो रहे होंगे तब चाबी लेकर मुझे खोल देना। क्या तुम ये काम कर सकती हो मेरे लिए? उसने कहा, नहीं, पापा के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती।
अगर पापा ने आपको बंद किया है तो पापा ही आपको निकालेंगे। मेरे पापा जो चाहते हैं वैसा ही होता है। अब मैं फिर से घूमते हुए सोच रहा था इस लड़की का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है इसका इस्तेमाल। फिर मैं उस छेद के पास आया और कहने लगा, बेटा तुम्हारे पास कोई पतली सी तार होगी, कुछ भी होगा, इस छेद से इस तरफ फेंक सकती हो। मैं कोशिश करके देख लेता हूँ ना, ये चाबी वाली जगह इस तरफ भी है, तो मैं लॉक को अगर इससे खोल सकूँ कोशिश कर सकता हूँ। तुम अपनी तरफ से कोशिश करो ना, अगर चाबी से खोल नहीं सकती तो तार से खोलने की कोशिश करो। बहुत मज़ा आता है ऐसे चोरी से किसी ताले को खोलना, इससे तुम सीख जाओगी ताले कैसे खोले जाते हैं। फिर पापा की मर्जी के बगैर तुम कुछ भी खोल सकती हो। वो घबरा कर कहने लगी थी, पापा की मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। जब उसने ये शब्द कहे थे तभी वो आदमी साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया था। उसका मुंह छेद की तरफ था, उसकी आंख इस तरफ थी। वो मुझे घूरता जा रहा था। तब उसकी बेटी ने कहा था, पापा जो चाहते हैं वैसा ही होता है और पापा अब मुझे इस कमरे में कभी नहीं आने देंगे। फिर वो लड़की भागती हुई वहाँ से दूर चली गई थी। मैं कुछ नहीं कह सकता था, वो सामने बैठा हुआ था। और उसके 2 दिन बाद तक मुझे वो लड़की उस दरवाजे के बाहर नज़र नहीं आई। बस वो आदमी होता, कभी कभी सामने बैठा होता और उसके बाद चला जाता। खाना देने के लिए आता और खाना देकर चला जाता। उससे बात करने की कोशिश करता रहा था। हफ्ते बीतते जा रहे थे लेकिन वो बात नहीं करता था। क्या करता, मैं पागल होने लगा था। मैं कहाँ पर कैद हूँ, कैसे बचूँ, कैसे भागूँ मैं। एक दिन मैंने खुद को कठोर बना ही लिया था। मुझे लगा था अब आर या पार करना होगा। उस आदमी को मारने की कोशिश करूँगा। अंदर आता है ना, दरवाजे को अंदर की तरफ खोलता है, मैं दरवाजे की एक तरफ खड़ा रहूँगा। जैसे ही वो सामने प्लेट लेकर आएगा या तो मैं बाहर भागने की कोशिश करूँगा या उस पर छलांग लगाऊँगा। किसी चीज़ को उसे मारने की कोशिश करूँगा। क्या चीज़ मारी जा सकती है? कांच। बाथरूम में आईना लगा है, उस आईने को तोड़ूंगा। वो कांच हाथ में पकड़ूंगा और उससे उसे काटने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ये भी करूंगा उसका चाकू मेरे हाथ में आ जाए। फिर वो कुछ नहीं कर सकता। गर्दन में घोंप दूंगा उसके चाकू, फिर तो तड़पता रहेगा और मैं बाहर भाग निकलूंगा। यही आखिरी रास्ता है। मैंने ठान लिया था और ये दोपहर का वक्त था। दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया मैंने उस कांच के आईने को भी तोड़ दिया था हाथ में पकड़े हुए। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ेगा ना, पीछे से मैं भागने की कोशिश करूँगा। मैंने ऐसा ही किया। दरवाज़ा खुला और जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, मैं बीच से निकलकर बाहर भागना चाहता था कि वो आगे बढ़ेगा। वो बस दरवाजे से थोड़ा आगे निकला था, वहाँ रुक गया। भागने के लिए जगह बची नहीं थी। वो सामने ही था। अगर उसे पता चलता कि मेरे हाथ में ये तेज धार कांच का आईना है तो वो ज़रूर ही प्लेट को छोड़कर चाकू निकालता। मैंने क्या किया, छलांग लगा दी सीधा उसके ऊपर। मैं उसकी पीठ पर चढ़ गया था और वो जो कांच था मैंने जल्दी से उसके कान के एक तरफ घुसा दिया। अपने दूसरे हाथ को उसके चाकू के पास लेकर गया। मैं उसकी जैसे कमर से चाकू निकाला। मैंने 1 फुट लंबा चमकीला तेज धार चाकू था। वो किसी का भी गला रेत सकता था। जल्दी से मैंने उस चाकू का इस्तेमाल किया, उसका गला रेत दिया। लगभग 2 इंच मोटा कट लगाया था गर्दन में। अब खून बहने के कारण वो मारा जाएगा। जैसे ही मैंने कट लगाया, मैं उसके बाद नीचे उतरकर पीछे भागना चाहता था, लेकिन वो आदमी मुझे लगा था नीचे गिरेगा, तड़पेगा। वो खड़ा रहा था, हिला नहीं था। हाथ में प्लेट और ग्लास उसने छोड़े तक नहीं थे। मुझे लगा अब मुझे भागना होगा इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले। उसे मैंने धक्का देने की कोशिश की और मैं दरवाजे से बाहर भागा। पहली बार लोहे का दरवाज़ा पार किया था मैंने। आज़ादी आंखों के सामने चमक रही थी। भागा मैं दूसरे कमरे की ओर। जैसे ही मैंने आगे की तरफ देखा, यहाँ टेबल था, कुर्सियाँ थी, एक तरफ लगा हुआ टीवी और सामने दरवाज़ा। दरवाजे को धक्का दिया मैंने। एक और लोहे का दरवाज़ा, वो भी बंद।
ये दरवाज़ा भी बंद था और मैंने कोशिश की, इसे खोल नहीं पा रहा था मैं, लेकिन मुझे बस ये लग रहा था कोई ना कोई और रास्ता होगा। मैंने हर तरह की कोशिश की, खिड़की ढूंढने की कोशिश की, ऊपर नीचे देखा, कोई और रास्ता नहीं। दरवाज़ा था लोहे का, दूसरा लोहे का दरवाज़ा। इसे कैसे खोलेंगे? चाबी से। चाबी कहाँ है? उस आदमी के पास। वो आदमी जब मैंने अंदर देखा था, वो प्लेट और ग्लास को उस बेड के पास रख रहा था। मैं चलता हुआ फिर से अपने उस कमरे के अंदर आया था। वो आदमी ने अब मुंह मेरी तरफ घुमा लिया था। उसकी गर्दन काफ़ी हद तक कटी हुई थी। गर्दन पर वो कट का निशान था, लेकिन खून की एक बूंद तक न निकली थी। उसकी आंखों में डर भी महसूस नहीं हो रहा था। चाकू मेरे हाथ में था, लेकिन मैं जैसे कुछ कर नहीं सकता था। मैं घबराया हुआ था वहाँ पर। वो आदमी आगे की तरफ बढ़ने लगा और उसने हाथ आगे फैलाया। वो मुझसे अपना चाकू मांग रहा था और मैं चाकू उसे देना नहीं चाहता था। मैंने उसे कहा, मुझे जाने दो, वरना मैं इस चाकू को तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा। देखो, मुझे जाने दो। उसने अपना हाथ आगे की तरफ ही रखा। वो बात ही नहीं करता था, जैसे गूंगा हो। उसने अपना हाथ आगे की तरफ किए रखा और मैंने अब गुस्से में आकर वो चाकू को उसके पेट में घुसाने की कोशिश की। उसने उस चाकू को पकड़ लिया। जहाँ पर धार होती है ना, वहाँ से चाकू को पकड़ा था। हाथ से उसके खून ना निकला, लेकिन मैं चाकू को पीछे से पकड़ा हुआ। उसने इतने ज़ोर से चाकू को झटका कि मेरे हाथ से चाकू निकल गया। अब वो चाकू उसके हाथ में था और मुझे लगा अब मैं मारा गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। मैंने उसकी गर्दन को काट डाला। उसने हाथ से चाकू पकड़ा, अब वो मुझे मार कर ही जाएगा। उसने ऐसा नहीं किया। उसने चाकू को अपने कमर पर फिर से बांधा और वो बाहर की तरफ जाने लगा। दरवाज़ा बंद किया उसने और वो बाहर चला गया, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। उसने मेरे लिए खाना रखा था और मैं उस बेड पर बैठा हुआ फटी हुई आंखों से खाना देख रहा था। एक ऐसा इंसान जिसका गला रेत दिया था मैंने। चाकू से जैसे काट ही नहीं सकता था उसे दर्द ही नहीं होता था। ऐसे इंसान से जिंदा कैसे बचूं मैं बेड पर रोता ही जा रहा था। खाना मैं खाना ही नहीं चाहता था। मैं क्या करूं? मुझे तब लगा था इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये अंत तक मुझे कैद रखेगा जब तक मैं मरता नहीं। अब मैं रो रो कर भी थक गया। बस यही कैद में रहूँगा, ये सोचकर मुझे लगा क्यों ना मैं खुद को मार ही लूँ। मैंने 3-4 बार अपने सर को दीवार से पटका था। मेरे सर से खून आने लगा था, लेकिन खुदकुशी करना शायद मेरे बस की बात नहीं थी। मैं डरपोक हूँ। हमेशा मैं खुद को बहादुर समझता रहा। आज एक एक गलती का एहसास होता जा रहा था। मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। हमेशा पैसे का घमंड किया मैंने और मैं कहा करता था पैसे से मौत तक को मात दी जा सकती है। लेकिन अब मैं एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ था जहां से मैं बाहर तक ना निकल सकता था। जो खाना मिलता था कैदियों की तरह खाना पड़ता था। बचने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। सूरज की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। बस एक बल्ब, उससे यहाँ पर रोशनी हो रही थी। मैं उसे तोड़ना तक नहीं चाहता था। मुझे पता है कोई चीज़ टूटेगी तो नई नहीं मिलेगी, इसीलिए बस जैसा है वैसा ही रहना होगा। मैंने अपने सर को इतना पटका, खून बह रहा था और मुझे लगा अब इसे साफ करना होगा। इलाज भी नहीं होगा मेरा, तड़पूंगा, सज़ा भुगतूंगा, ये तो कुछ करेगा नहीं। मैं वॉश बेसिन में गया था और उस खून को साफ करने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, मुंह से भी खून आ रहा था क्योंकि मैंने अपनी नाक भी तोड़ ली थी। बार बार खून आए जा रहा और मैं पानी मारे जा रहा। यहाँ वॉश बेसिन में मैं तो अपना चेहरा तक साफ नहीं करता था। कैदियों की तरह गंदा हो गया था। कपड़े भी गंदे जो बदले नहीं जा रहे थे। कपड़े धीरे धीरे फट रहे थे, लेकिन मैं जानता था ये कपड़े भी नहीं देगा। मुझे सज़ा दे रहा है मेरी किसी गलती की, और बताता भी नहीं मैंने गलती क्या की है। मैं वॉश बेसिन में खांसता जा रहा था। तभी एक आवाज़ आई। ये किसी आदमी की आवाज़ थी। कितना खांसोगे, बस करो।
ये आवाज़ ने मुझे डरा दिया। मैं देखने लगा कहाँ से आवाज़ आई। क्या वो एग्जॉस्ट फैन से आवाज़ आई, उस पाइप से आवाज़ आई, क्या दरवाजे से आवाज़ आई? मैं बाहर की तरफ भागा। बाहर मैं बोलने लगा, क्या क्या तुमने बोला है? क्या तुमने बोला है? वो आदमी मास्क पहने हुए बाहर कुर्सी पर बैठा था और नीचे प्याली की तरफ देखे जा रहा था। फिर मैं दोबारा बाथरूम में आया। वो आवाज़ बाहर कहीं सुनाई नहीं दी तो मैं वॉश बेसिन के पास आया और कहने लगा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? उसने कहा, मैं कौन हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम खांसो, मुझे परेशानी हो रही है। ये सुनकर मैंने ध्यान दिया, ये आवाज़ वॉश बेसिन से आ रही थी। शायद वो जो नल था उसके अंदर से ये आवाज़ आ रही थी। मैंने उसके अंदर से बोलने की कोशिश की तो पानी नीचे की तरफ बहने लगा। शायद नीचे वाली जो ड्रेन पाइप थी उससे आवाज़ आ रही थी। मैंने उसमें मुंह लगाकर बोला और सामने से आवाज़ आई, अबे फटे मुंह वाले, अपना चेहरा दूर कर और खांस मत, मुझे परेशान मत कर भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं सोच में पड़ गया था। इतने समय बाद किसी से बात कर रहा था और मुझे ये तक पता नहीं था वो है कौन। मैं उससे बात करने लगा, कौन हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दो। तुम हो कौन? कहाँ से बात कर रहे हो? क्या घर से बाहर से? उसने कहा, नहीं, पास में ही कमरा है और मुझे बाथरूम में रहना पसंद है। मैं बाथरूम में ही रहता हूँ, यहीं पर सोता हूँ, यहीं पर खाता हूँ। तुमने आज परेशान करके रख दिया है। अमूमन इतनी आवाज़ नहीं करते, आज ज़्यादा आवाज़ की तो मुझे लगा तुम्हें चुप तो करवाना ही होगा। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई थी। कोई है जो मेरी आवाज़ सुन सकता है, कोई है जो शायद मुझे आज़ाद करवा सकता है। मैंने तब उसे कहा था, देखो देखो, मेरी मदद करो, बाहर किसी को बुला कर लाओ, मुझे यहाँ किडनैप करके रखा गया है। तुम समझ सकते हो मुझे किडनैप किया गया है। पता नहीं कितने हफ्ते हो गए, मुझे लगता है 1-2 महीने हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर कैद किया गया है, मैं पागल हो जाऊँगा, ये मुझे छोड़ता तक नहीं। पुलिस को बुला लाओ, अगर तुम बाहर जा सकते हो तो पुलिस को बुला लाओ। तब उसने भारी सी आवाज़ में कहा था, पुलिस बुला लाऊं? क्यों बुला कर लाऊं पुलिस? तुम्हारे लिए लेकर आऊं जो मुझे परेशान करता है? देखो मुझे तंग मत करो, मैं किसी अनजान की मदद नहीं करता। ये कहकर उसने मुझे शांत करवा दिया था। फिर से मैं रोने लगा था, मदद करो, मेरी मदद करो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे आज़ाद करवाओ। वो मेरी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ एक लड़की के खिलखिलाने की आवाज़ें ज़रूर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई लड़की जिसकी उम्र 20 से 22 साल होगी, वो कहीं आसपास खेल रही है। तब मैंने कहा, वो लड़की, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। वो आदमी कहने लगा, चीखो मत, देखो इस पाइप में इतना मत चीखो, मुझे परेशानी होती है। तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम चुप ही नहीं कर रहे। मैंने कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, वो लड़की, वो पीछे जो लड़की है ना, उसे कहो मेरी मदद करे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसने आवाज़ लगाई उस लड़की को। वो लड़की ड्रेनेज पाइप के करीब आई होगी। अब मैं उससे पूछ रहा था, देखो मुझे यहाँ किडनैप करके रखा गया है, मुझे आज़ाद करवाओ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, क्या तुम किसी को बुलाकर ला सकती हो? उसने कहा, नहीं, मैं किसी को बुलाकर नहीं ला सकती। मैं क्यों लाऊं किसी को बुलाकर? मुझे भी यहाँ पर बंद रखा गया है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर मैं मायूस हो गया था। ये एक ऐसा आदमी है जो लोगों को कैद करके रखता है। उनसे ये भी पता चला था वो 10 सालों से कैद थे। वहाँ और भी कई आवाज़ें, कई लोग थे, और मैंने उनसे कहा था, तुम भागने की कोशिश क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, भागा नहीं जा सकता, यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता। बस मायूसी ने मुझे घेर लिया था। इतने लोग कैद हैं तो मैं कैसे भागूंगा? यहीं पर कैद रहूंगा हमेशा के लिए। तो मैं बस उस आदमी से वॉश बेसिन के पास जाकर बात किया करता। किसी से बात करने की तलब होती तो मैं उससे बात करता। कुछ दिनों में वो अपनी कहानियाँ बताता गया था, मैं अपनी कहानी बताता गया। मैंने उससे कहा, मैं एक लॉयर हुआ करता था, क्रिमिनल लॉयर, और मैं अब तुमसे क्या ही छिपाऊं। मैं ऐसे कई कैदियों की मदद किया करता जो जेल में बंद थे, उन्हें आज़ाद करवा दिया करता। मेरी एक फ़ीस थी, मुझे पैसे दो, मैं किसी क्रिमिनल को भी सच्चा साबित कर दूंगा कि उसने कभी क्राइम किया ही नहीं।
मैंने कई ऐसे बड़े बड़े अपराधियों को बचाया है, ढेर सारा पैसा कमाया, लेकिन अब मैं खुद को बचा नहीं पा रहा। कोई भी क्रिमिनल अब मेरी मदद नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? शायद मैं यहीं पर मरूंगा। अब कई दिनों तक मैं उससे बात करता ही रहा था। आज़ादी की बात नहीं किया करते हम, आपस में एक दूसरे की बात किया करते। और एक दिन बातों बातों में मैंने उससे ये पूछा, क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या बाहर की दुनिया हम देख ही नहीं सकते? क्या यहीं पर मरेंगे? उसने कहा, बाहर कहाँ? तुम ऊपर जाना चाहते हो? छत पर जाना चाहते हो? देखना चाहते हो? मैंने कहा, छत? छत? कौन सी छत? क्या ये बड़ा सा घर है जहाँ कई लोगों को कैद किया गया है? उसने कहा, नहीं, यह बेसमेंट है। तुम बेसमेंट के उस कमरे में हो और यहाँ से ऊपर बाकी दुनिया है। और बाहर जाना चाहते हो तुम? मैंने कहा, हाँ, क्या तुम जानते हो बाहर कैसे जाया जा सकता है? उसने कहा, हाँ, मैं भी बाहर जाकर आ चुका हूँ, लेकिन मैं बाहर रहना नहीं चाहता। तुम भी बाहर जाकर देख सकते हो। अगर तुम बाहर बच पाए तो जाना चाहोगी? मैंने कहा, हाँ, कैसे? क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? उसने कहा, मैं नहीं, तुम्हें खुद को खुद निकालना होगा। मेरा सवाल था कैसे, और उसका जवाब था, वो आदमी, उसकी कमर में वो चाबियां टंगी होती हैं। वो चाबियां 2 दरवाज़ों की हैं, नीचे के 2 दरवाजे और तीसरी चाबी ऊपर के एक दरवाजे की। वो चाबी को उसकी कमर से छीन लेना और दरवाज़ों को खोलना। मैंने कहा, कैसे? अगर मैंने वो चाबी को छीना, पहला दरवाज़ा तो वो खुला होगा, दूसरे को मैं खोलूँगा, वो पीछे से आ जाएगा। उसके पास बड़ा सा चाकू है और मुझे पता है उसे मारा नहीं जा सकता, उसे काटा नहीं जा सकता, उससे खून नहीं निकलता। वो हंसने लगा था। तुम उसे कैसे मार सकते हो? तुम नहीं मार सकते, लेकिन तुम चाबियों को लेकर दरवाज़ा खोल लोगे, वो तुम्हें रोकेगा नहीं। क्या तुमने कोशिश नहीं की? मैंने कहा, नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। तो वो हंसने लगा। तुमने कोशिश तक नहीं की? मैंने तो पहले ही दिन कोशिश की थी और मैं ऊपर तक गया था। तुम्हें भी कोशिश करनी होगी। देखो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो चाकू बस डराने के लिए है, वो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है, उसके इस्तेमाल के लिए नहीं। वो मार नहीं सकता तुम्हें। ये बात ने मेरे अंदर जैसे आग जला दी थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उस रात जब वो खाना लेकर आया था, मैं घबराता हुआ उसके करीब गया था। वो मुझे घूर रहा था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया था और वो प्लेट नीचे रख के पीछे की तरफ होने लगा। जल्दी से मैंने उसकी कमर से वो चाबियां छीन ली। मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो पीछे की तरफ चलता चलता दरवाजे से बाहर जाने लगा था। भागा मैं भी उस दरवाजे के बाहर। उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे घूरने लगा। हाथ कांप रहे थे मेरे, लेकिन उस चाबी का इस्तेमाल मैंने दूसरा दरवाज़ा खोलने के लिए किया था। वो लड़की वहाँ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। सच में उस आदमी ने रोका ही नहीं मुझे, बस घूरता रहा, डराता रहा। गर्दन पर जो कट लगा था उसने टांके लगा रखे थे। वो मेरे अंदर घबराहट पैदा कर रहे थे। सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा था और चलता चलता वो आदमी मेरे पीछे। मुझे लगा था वो मुझे मार देगा, भागने नहीं देगा, लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं किया और मैंने ऊपर वाला वो दरवाज़ा भी खोला। मैं भागा। मैं देख रहा ये कौन सी जगह। ये पुरानी चर्च लग रही थी, एक ऐसी चर्च जिसके तहखाने में मुझे कैद किया गया था। मैं उस चर्च से भी बाहर निकला। आगे एक बड़ा सा कब्रिस्तान दिख रहा मुझे। मैं कब्रिस्तान से बाहर भाग रहा। वहाँ कई लोग थे जो मुझे घूर रहे, जो मुझे देख रहे। वहाँ एक तरफ एक खड़ा लड़का बोला था, तुम बाहर आ गए? अरे तुम तो बाहर आ गए। अब तुम बाहर आ चुके हो ना? देखो तो ज़रा यहाँ रहा जा सकता है या नहीं। वो तो खुद बाहर था, लेकिन भागा क्यों नहीं? मैं आगे की तरफ भागता गया। उस गेट के करीब गया था मैं। वहाँ गेट को जैसे ही फांदा, मैंने पीछे देखा, एक आदमी खड़ा था। ये वो आदमी था जो अभी अभी केस मुझसे हारा था।
इसने तो आत्महत्या कर ली थी ना। एक ऐसा आदमी जिसे किलर कहा जा रहा था, उसने 5 कत्ल किए थे। सब उसे सीरियल किलर मानते थे और मैंने उसे आज़ाद करवाया था। इसकी बेटी को मारा था उसने और मैंने उसे आज़ाद करवाया, तो इसने आत्महत्या कर ली थी। आज गेट के इस तरफ खड़ा था और मुझे लगा ये भूत भूत। ये कहता हुआ सड़क पर भाग रहा था। मैं भागता भागता उस सड़क पर, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे पकड़ लेगा, दोबारा वहाँ ले जाएगा, मुझे बचाओ, चीख रहा था मैं। चीखता चीखता एक गाड़ी से टकराया और गाड़ी वाला बाहर निकलकर गालियाँ दे रहा। मेरी दाढ़ी बड़ी सी आ चुकी थी, गंदे बाल थे मेरे, कपड़े भी गंदे थे, और उसने कहा, वो भिखारी, नीचे आकर मरने का शौक है क्या? मैंने उसके हाथ जोड़े, पुलिस पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। और उसने गाड़ी चलाई, मुझे एक टांग मारी, एक तरफ फेंक दिया, गाड़ी चलाकर चला गया था। मैं कई लोगों से मदद मांग रहा था, हर कोई मुझे धक्का दे देता। मैं भिखारी जैसा लग रहा था, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चल कर गया था थका हारा, और वहाँ जाकर मैंने बताया था कि मुझे किडनैप किया गया था। अभिषेक, लॉयर अभिषेक हूँ मैं। उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मेरे पिता को बुलाया, और सब वहाँ हैरान। सब मुझे मरा हुआ मान चुके थे। इतने समय से मैं कहाँ था किसी को नहीं पता, और मैंने उन्हें कहा मुझे किडनैप किया गया था। वो छापा मारने के लिए मुझे वहाँ पर लेकर गए थे। अगले दिन नए कपड़े पहनकर मैं वहाँ पहुँचा था। उस कब्रिस्तान में जो पीछे बंद पड़ी चर्च है ना, वो 100 साल पुरानी है। लगभग 70 साल पहले उसे बंद कर दिया गया था, अब खंडहर है। उसमें कोई तहखाना भी है, किसी को पता नहीं था। उस तहखाने में लेकर गया था मैं, वहाँ कोई आदमी नहीं दिखा था। वो आदमी कहाँ गया, वो लोग कहाँ गए, मुझे नहीं पता। मैंने पुलिस को पूरा बयान दे दिया था। मैं आज़ाद था, लेकिन डरा हुआ। तब मुझे ये खबर भी मिली थी कि जब मुझे किडनैप किया गया था, तो वो सीरियल किलर जिसे मैंने बचाया था, उसे किसी ने उसके घर में मारा था, और उसके घर में उसे छत पर लटकाया गया था। आंखें निकाल ली थी, नाक काट दिए, कान काट दिए, टांगों के टुकड़े किए, उसके शरीर के कई टुकड़े किए गए थे जब वो जिंदा था। किसी ने एक लंबे से चाकू से उसे मारा था और तड़पा कर उसका कत्ल किया था। यह बात ने मुझे डरा दिया था। 5 दिन बाद उस पुलिस स्टेशन में मुझे स्केच बनवाने के लिए बुलाया गया था। वो आदमी कैसा दिखता था, मुझे वो कह रहे थे बताने के लिए। मैंने सिर्फ एक बार उसका चेहरा देखा था, जब उसने वो मास्क एक तरफ किया था। मैं गला रेत रहा था तो मास्क खींच दिया था नीचे की तरफ। मैंने चेहरा देखा था, मैंने काफ़ी गंदा सा चेहरा था, लेकिन पहचान थी मुझे। वो मास्क भी ऊपर से छोटा था, चेहरे की बनावट पूरी तरह से पता लग पा रही थी। स्केच बनवाया था उन्होंने, और पूरा स्केच जब बन गया, मैंने कहा यही है इसने मुझे किडनैप किया था। ये कोई शैतान सा है, लोगों को किडनैप करता है, शायद उन सब को लेकर कहीं और चला गया होगा। इसने लोगों को किडनैप करके रखा है, उनके दिमाग पर असर पड़ गया है, वो सब खुद को कैदी ही मानते हैं। पुलिस वाले एक दूसरे को घूर रहे, हर कोई एक दूसरे को घूरे जा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, यही तो है वो। उन्होंने जो जवाब दिया था, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई थी। ये तो जज सुदर्शन जी हैं, जिनकी मौत 5 साल पहले हो चुकी है। जज सुदर्शन जी बहुत ईमानदार थे, लेकिन हार्ट अटैक आने के कारण वो कोर्ट में ही मारे गए थे। कहते हैं कई लोगों को उनकी आत्मा नजर आती है, कई अलग अलग जगह पर उनके दिखने की बात कई लोगों ने कही है। कोई मानता ही नहीं था, और पुलिस वाले इस पर अब भी यकीन नहीं कर रहे थे। हर किसी का कहना था मैं पागल हो चुका हूँ, किडनैपर ने मुझे किडनैप किया और मैं जान तक नहीं पाया वो कौन था। लेकिन मैं जानता था, यही आदमी था वो, यही आदमी था। शायद मुझे सजा दे रहा था। वो सजा इतनी भयानक थी कि मैं आज तक काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किसी का केस नहीं लेना चाहता। मैं एक छोटी सी नौकरी करके भी पेट भर कर खुश हूँ।
मेरे पिता मुझे दोबारा चाहते हैं वैसा ही बनने के लिए, लेकिन मैं बन नहीं सकता। उन्होंने भले ही मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं दी थी, लेकिन मेरे दिमाग पर एक ऐसी चोट दी, वो खौफ आज भी मेरे अंदर है। शायद मेरे इतिहास की गलतियों ने मुझे वो सज़ा दी थी और मैं आज भी मर मर कर जीता हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में। कई ऐसे लोगों के केस जिताए हैं जिन्हें सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बचाया उन्हें। मेरा मानना है कि मुझे ज़िंदा छोड़ दिया, ये दया थी उनकी। अगर मैं उनकी जगह होता तो जिंदा नहीं बचना चाहिए था। वो आदमी जो ऐसा करता है जिंदा नहीं बचना चाहिए था। इसीलिए मैं घुट घुट कर जीता हूँ और खुद को बदल चुका हूँ। इंतज़ार है, मुझे लगता है वो दोबारा मुझे उठाएंगे, फिर से सज़ा देने के लिए। ईमानदारी से बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते?